नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के हुए घोटाले ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। इस बड़े घोटाले में अब तक 10 अफसरों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि इस घोटाले को एक महिला अफसर ने अंजाम दिया और वहीं इसकी मास्टरमाइंड है। आरोपी महिला कनाडा भागने की फिराक में थी, लेकिन उससे पहले ही अरेस्ट हो गई। अब सहकारिता घोटाले की मास्टरमाइंड अनु को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ा खुलासा किया है। 100 करोड़ से अधिक के सहकारिता घोटाले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी इंटरपोल की मदद लेगी। इसकी वजह कनाडा में रहने वाली इस घोटाले की मास्टरमाइंड अन्नू की बहन गुंजन है। अन्नू कौशिक ने सहकारिता विभाग के करोड़ों रुपए हवाले के जरिए इसी के पास कनाडा और दुबई में भेजा है। इसे नोटिस जारी किया जाएगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में पॉपुलैरिटी इतनी थी कि हरियाणा में भी इसका तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला। कह सकते हैं कि इसी कारण बीजेपी ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती। लेकिन क्या साल 2024 में ऐसा ही रिजल्ट दोहराना हरियाणा बीजेपी के लिए इतना आसान होगा? इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन लोकसभा चुनाव के सर्वे में बीजेपी के खाते में 10 में से 8 सीटें बताई गई है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता का सरताज बनाने के लिए हरियाणा में बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या कमजोर होने वाली है? अब देखिए, बीजेपी के 10 सांसद हैं और साल 2024 में भी 10 की 10 सीटें चाहिए। तो ऐसे में हर सांसद के रिपोर्ट कार्ड को बीजेपी हाईकमान की ओर से कई बार झाड़ पिछोड़ कर देखा गया। अब 10 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो साल 2024 में टिकट की दावेदारी और पॉपुलैरिटी के ग्राफ में 8 सांसद फेल होते नजर आए। केवल 2 सांसद ही जनता की कसौटी पर खरे उतरते दिखे, जिनमें से एक हैं अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह और दूसरे हैं कृष्णपाल गुर्जर। अब बीजेपी के लिए बाकी 8 सीटों पर नए जिताऊ चेहरे ढूंढना भी नई चुनौती मानी जाए। करनाल से सांसद संजय भाटिया का कामकाज देखकर कहा जा सकता है कि इनको टिकट मिलने में मुश्किल हो सकती है। अब करनाल से सीएम मनोहर लाल भी विधायक हैं और वहां भी न जाने कितनी बार प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन सांसद साहब से जनता की खिलाफत हमेशा ही दिखी है। अंबाला से सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया अधिक उम्र और बिगड़ती सेहत के कारण लोगों के बीच में सक्रिय नजर नहीं आए। अंबाला सीट बचाना भी बीजेपी के लिए बेहद जरूरी माना जाए तो मान ले यहाँ से दावेदारी अगर अशोक तंवर की होती है तो उन्हें भी काफी चुनौती मिल सकती है। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी भी अपने क्षेत्र में ना कोई खास जनमत जोड़ पाए और ना ही कोई खास काम कर पाए। जिला परिषद चुनाव में तो ये अपनी पत्नी को चुनाव भी नहीं जितवा पाए थे। नायब सैनी अब हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि नॉन जाट वोट बैंक से इन्हें फायदा मिल सकता है। सोनीपत लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जीतनी अब एक नया बड़ा चैलेंज माना जाए। 2023 में गोहाना में अमित शाह की रैली के फ्लॉप होने से यहाँ के जाट वोटरों में बीजेपी के खिलाफ संदेश गया। अब सांसद रमेश कौशिक चाहते हैं कि उनके बेटे जज से त्याग पत्र दे चुके हैं तो वो राई से चुनाव लड़े। अब यहाँ भी किसी नए चेहरे को उतार कर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा, जिनके बागी तेवरों से आप वाकिफ तो होंगे ही, वो कई बार सीएम मनोहर लाल के बारे में और कई बार मनीष ग्रोवर के बारे में भी बयान दे चुके हैं। तो मान सकते हैं बीजेपी इन पर पूरी तरह से यकीन करने से पीछे हटती नजर आ सकती है। खबरें तो ये भी हैं कि चुनावी घोषणा से पहले ही अपना पाला बदल सकते हैं। तो बीजेपी नए ब्राह्मण चेहरे की तलाश में है। अब सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ भी इनके इलाके की जनता से पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला है और कई बार खबरों में रहा कि सुनीता दुग्गल लोकसभा चुनाव ना लड़कर रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन अशोक तंवर के भाजपाई होने के बाद सुनीता दुग्गल ने सिरसा लोकसभा सीट से कई बार दाव ठोकने की बात ही कही है। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह उनके पिता बीरेंद्र सिंह की वजह से दुविधा में फंसते नजर आ रहे हैं। एक और उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में घुटन महसूस करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सांसद बृजेंद्र सिंह चाहते हैं कि वे चुनावी घोषणा से पहले बीजेपी में ही रहे ताकि ये साफ हो जाए कि उनको टिकट मिल सकती है या नहीं। गठबंधन रहने या टूटने के फैसले के बाद वे कोई बड़ा फैसला लेते नजर आ सकते हैं और हिसार से कई बड़े चेहरे भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह की टिकट पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वहां भी बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। अब सिरसा और रोहतक 2 सीटों पर बीजेपी को सबसे कमजोर माना जा रहा है, लेकिन नॉन परफॉर्मर सांसदों की जगह जिताऊ चेहरे लाना भी बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी। अब इस सर्वे में बीजेपी को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि चुनाव अब की बार जबरदस्त कांटे की टक्कर का होने वाला है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल कई बार लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो ठोक चुके हैं। अब इस सर्वे में 8 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई गई हैं, तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने आवास पर जनता की शिकायतें सुनी। इस दौरान अनिल विज ने कुरुक्षेत्र में बाइक और नकदी छीनने के मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले कुरुक्षेत्र आदर्श थाने के जांच अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश कुरुक्षेत्र एसपी को दिए। इस दौरान कुरुक्षेत्र के गांव बारवा से आए शिकायतकर्ता ने विज को शिकायत देते हुए बताया कि कुछ महीने पहले वह कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में इलाज कराने गया था, मगर वहां पर 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हुए उससे नकदी और उसकी बाइक छीन ली। वह 2 आरोपियों को पहचानता भी है और घटना के दिन ही उसने आदर्श थाने में शिकायत दी थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रदेश सुरक्षा को लेकर दिए बयान पर कटाक्ष किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि यह अपनी सुरक्षा कर ले, प्रदेश की क्या सुरक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार हरियाणा में बनेगी तो बदमाशों का सफाया कर दिया जाएगा। ऐसा वह वर्ष 2005 में करके दिखा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा जिला रोहतक के कस्बा सापला में सीताराम हलवाई पर हुई फायरिंग के बाद उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। उन्होंने सीताराम को आश्वासन दिया है कि वह हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हैं। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जिस तरह की आपराधिक घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है, उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल उठता है। जिस किस्म का यहाँ हुआ, थोड़े दिन पहले गुआना में हुआ था और फिर एक जगह और हुआ था, कई जगह से खबर मिल रही है हरियाणा में जो जिस किस्म कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। या तो ऐसा समय था 2005 में, तब सारे बदमाश गुंडे हरियाणा को छोड़ गए थे और आज सरना स्थिति बनी हुई है इनकी। और मैंने कहा इनको, कौरपाल जी को और सभी मंडी के भी लोगों को ये कहा है, वो घबराने की जरूरत नहीं, हम साथ खड़े हैं, हम उसका पीछा करवाएंगे और ऐसे बदमाशों के इनसे घबराने की जरूरत नहीं। कानून व्यवस्था में नंबर 1 प्रदेश था पूरे हिंदुस्तान में। पूरा हरियाणा असुरक्षित केंद्र सरकार के आंकड़ों ने बताया है। तो ये स्थिति है, इस वास्ते सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा रहे। कार्यक्रम संयोजक गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं के पदेन सचिव डॉक्टर जयपाल शर्मा ने उनका पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया है। इसके बाद गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी सभा के पूर्व में रहे पदाधिकारियों, प्रदेश से आई विभिन्न ब्राह्मण संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि यह सम्मान समारोह इस संस्था से जुड़े प्रत्येक उस व्यक्ति का है जिन्होंने इसके उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दिया। भाई सम्मान समारोह तो ये है, और मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये सम्मान समारोह उनके लिए है जिन्होंने इस सभा के लिए और जिनके बुजुर्गों ने इस सभा के लिए अपनी जिंदगी के चंद पल दिए, अपना योगदान दिया। ये उनके लिए सम्मान है, हम उनका सम्मान करते हैं और आगे आने वाले समय में भी उन्हीं का सम्मान होगा। अब जब इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं तो थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होता है, विचारों का आदान प्रदान भी होता है, विचारों में भिन्नता भी होती है। कोई जरूरी नहीं सबके विचार मिलते हो। इतना बड़ा दिन हमारा होना चाहिए। करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उस सफल आयोजन में श्री कार्तिकेय शर्मा जी का विशेष योगदान रहा और उस आयोजन से खुश होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज की अनेक मांगे एक्सेप्ट की। उसमें प्रमुख मांग गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थाओं को बराबर की जमीन देना था। उस जमीन के कागजात शिक्षण संस्थाओं को मिल चुके हैं। उसमें एक कंडीशन थी कि 2 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज रेंट देना पड़ेगा, जो कि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ेगा। ये अमाउंट लगभग 1 करोड़ 44 लाख बनता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी
चुनौती थी कि हम कैसे इतना पैसा जुटा पाएंगे। माननीय श्री विनोद शर्मा जी व कार्तिकेय शर्मा जी ने अपने निजी कोष से 50 लाख रुपए बोर्ड प्रारंभिक शिक्षण संस्थाओं को दिए और कहा कि आप इन पैसे की एफडी करवा दो, इसके ब्याज से ही 33 वर्ष के लिए जो लीज रेंट है उसकी पूर्ति हो जाएगी। गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बिगड़ैल बेटे ने पिता के थप्पड़ से नाराज होकर स्टंटबाज युवक ने एसीपी क्राइम समेत पुलिस कर्मचारी पर गाड़ी चढ़ा दी। मिली जानकारी के अनुसार एसीपी ने युवक को स्टंट करने पर डिटेन किया था। उसके पुलिस कर्मचारियों ने युवक के पिता को फोन कर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचते ही पिता ने युवक को पुलिस कर्मचारियों के सामने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पिता के थप्पड़ से नाराज स्टंटबाज युवक ने तैस में आकर पिता के सामने ही पुलिस अधिकारी पर स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद मौके से फरार हो गया, जिसका वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि एसीपी क्राइम ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सेक्टर 10 थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक की पहचान अभी पुलिस ने उजागर नहीं किया है। देखिए, संबंधित के खिलाफ केस रजिस्टर्ड है ऑलरेडी और पुलिस उसकी सर्च कर रही है और एज सून एज पॉसिबल उसको पकड़ा जाएगा। उसके खिलाफ जो नियमित रूप से कार्रवाई है वो। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।